उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा है, जिसकी वजह से हजारों दिव्यांगों को जीने का सहारा मिला, जो खुद विकलांग होते हुए शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने अंदर मौजूद जज्बे और जुनून को लेकर निकला और आज कई हजार विकलांगों के घरों में चूल्हा इन्हीं की वजह से जल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी सुनील मंगल जी की, जो हाल ही में श्रीहरिकोटा जाकर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग का हिस्सा भी बने। डीटी न्यूज़ के जरिए सुनील मंगल जी ने साझा किए अपने समाज सेवी कार्य। 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग के साथ ही लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। सुनील मंगल कानपुर का एक ऐसा नाम जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारी पड़ताल और सारी जांच करने के बाद ही यह बात सामने आई है। जी हाँ, सुनील मंगल जो कि स्वयं एक विकलांग हैं, जिन्होंने कई हजारों या फिर ये कह लें कई हजार विकलांगों को रोज़गार उपलब्ध कराया है और उनकी शिक्षा में एक अहम योगदान उनका रहा है। तो आइए आज हम सुनील मंगल जी से बात करेंगे कि उनके जीवन काल में क्या क्या हुआ और उन्होंने किस प्रकार विकलांगों की जो संस्था है ये कब शुरू की, कब तक ये चालू रहेगी और कितने इसमें जो विकलांग हैं जुड़े हुए हैं। सुनील मंगल जी, डीटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी। पहले आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, जो चंद्रयान 3 है वो दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा के उतर चुका है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो सुनील मंगल जी हैं, श्रीहरिकोटा में जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी तो उस समय विकलांग स्थिति में भी वहाँ पर मौजूद रहे और भारतीयों का उत्साहवर्धन किया। तो सुनील मंगल जी, सबसे पहले आप बताएँ कि क्या आपका जीवन काल में रहा, कैसे आपने आगे ये सब प्राप्त किया। मेरा जन्म एक ट्विंस बच्चों के रूप में हुआ। मेरा भाई, मैं सुनील मंगल, हमारे बड़े ब्रदर हैं अनिल मंगल, दोनों ट्विंस हैं हम लोग। वो 15 मिनट बड़े हैं, मैं 15 मिनट छोटा हूँ जी। जन्म के बाद पोलियो 6 महीने के बाद हुआ और वो इस रूप में बॉडी को ग्रस्त कर गया कि उसने पूरी बॉडी हमारी अफेक्टेड कर दी। उसी मतलब कहें कि जन्म के बाद से ही आपका ये हुआ है? जन्म के बाद 6 महीने तक नॉर्मल थे। उसके बाद उस समय हमारे पापा मम्मी ने काफ़ी सारा इलाज कराया और एक डॉक्टर AK मुखर्जी जी, जो कि परेड में दादा मियाँ चौराहे पे उनकी क्लिनिक थी, वो मसीहा बन के सामने आए जी। उनके ट्रीटमेंट से काफ़ी बॉडी को आराम मिला, क्योंकि उसके पहले मैं कन्फाइंड टू बेड था, लेटा ही रहता था बेड के ऊपर। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि जिसके वजह से आज बिलो नी सेंसेशन नहीं है और वो स्थिति जब 3 साल के थे तब से लेकर आज तक बनी हुई है। तो थैंक्स टू होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से, उन डॉक्टर की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने। देखा जाता है कई लोग, जितने भी मैंने देखा है कि कई लोग इस स्थिति में आने के बाद हताशा और निराशा से भर जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि मेरी ये स्थिति हो गई, यह कार्य अब आगे कैसे हो पाएगा, ये मैं आगे ज़िंदगी अपनी कैसे जी पाऊँगा। लेकिन उसको आपने तोड़ते हुए आज ये अचीवमेंट जो हासिल की है, उसके पीछे किसका हाथ है? जब कहा जाता है किसी न किसी का हाथ होता है, कोई बड़े बुजुर्ग माता पिता, तो किसका हाथ, किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, हमारे फादर जो थे वो डिफेंस में थे जी। मदर हमारी शिक्षिका थी, तो घर में हमेशा पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता था। शाम के समय हम लोग साथ में बैठ के, जब पापा फैक्ट्री से आ जाते थे तो रात का खाना, जिसको कि डिनर कहते हैं, हम लोग साथ में खाते थे जी। एक बार उन्होंने, जब मैं क्लास 5-6 में था, तो शायद हम लोगों के बीच में डिस्कशन होता था। वो कहते थे, हम लोगों के घर में 2 न्यूज़पेपर तब से आ रहे थे, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, कि आप डेली पढ़ा करिए और जो भी उसमें अच्छी न्यूज़ होगी वो शाम को हम आपसे पूछेंगे कि क्या आज पेपर में आपने पढ़ा। तो वो एक घर का माहौल पढ़ाई लिखाई का हमेशा रहा। तो एक बार ऐसे ही बात में खाना खाते खाते उन्होंने बोला, आप घर से निकलिए, समाज को पहचानिए, समाज भी आपको पहचानेगा। जब तक आप घर में रहेंगे आप कोई भी एक्सप्लोर किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको भी समाज के अंदर जा कर के बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करना है, देखना है कहाँ पे किस रूप में आप समाज के लिए सहायक हो सकते हैं या समाज आपके लिए सहायक हो सकता है। तो वो हमारे लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। सेकंड, क्योंकि पोलियो हो गया था बचपन में जब थे तभी, तो हमारे माता पिता ने शायद ये समझा होगा कि अब इनके लिए सबसे
बड़ा अगर कोई हथियार है तो इनकी एजुकेशन है। जी। तो पूरी तरह से उन्होंने पढ़ाई कराई। एमकॉम फाइनल ईयर में मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में एक इंश्योरेंस सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। अच्छा अच्छा। और जब उस सब्जेक्ट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था तो मैंने कहा इंश्योरेंस जैसे सब्जेक्ट में जब मेरे को इतने अच्छे नंबर आए हैं तो मैंने उसको लेकर के इंश्योरेंस को ही अपना कैरियर बनाया। अच्छा अच्छा। मैं इंश्योरेंस में LIC एजेंट बना, और LIC एजेंट बनने के पीछे हमारे साथ, क्योंकि बहुत से लोग इंश्योरेंस एजेंट जब बनते हैं जब कोई परसू करता है, लेकिन मैं खुद LIC ऑफिस गया। बीच में रोकना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि एक जो स्टार्टिंग होती है तो एक छात्र जो होता है, छात्र जीवन, उसके शुरू से ही मन में आ जाता है कि मुझे ये आगे बनना है। तो आपके मन में क्या इंश्योरेंस के लेकर ये आया कि ये यही मुझे करना चाहिए? हाँ देखिए, क्योंकि मैं समाज सेवा घर में एक इस तरह का माहौल था, तो मेरे को लगा कि जो हमारी ये इंश्योरेंस का कैरियर है ये कहीं ना कहीं हमको समाज से जोड़ा भी रहेगा। तो इसी वजह से मैंने, एक तो मेरी पढ़ाई सबसे पहले जिसकी वजह से मैंने इंश्योरेंस के कैरियर को चूज़ किया। सेकंड चीज़ कि मैंने देखा कि इसी के बहाने बहुत बड़ा समाज का भला किया जा सकता है, तो उसको लेते हुए मैंने इंश्योरेंस सब्जेक्ट को चूज़ किया। ये तो रही आपके करियर की बात। अब अगर दिव्यांगों की बात करें, जो शहर में दिव्यांग हैं, उनके लिए आपने क्या किया? ये आपके दिमाग में कब आया कि मुझे ये करना चाहिए दिव्यांगों के लिए, भले के लिए? देखिए, जब आपको समाज कुछ देता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है समाज को कुछ दें। बिल्कुल। तो 92 में मैंने MCOM किया था, उसी समय LIC मैंने ज्वाइन कर लिया। आज मेरे को 92 से लेकर 31 साल हो गए हैं इस काम को करते करते। तो जब 5-6 साल की काम की वर्किंग हमारी हो गई तो मैंने देखा मेरे पास कुछ पैसा आने लगा, सरप्लस हो गया। तो मैंने उसी समय के जो हमारे रिसोर्सेज थे उसी से मैंने कुछ ना कुछ समाज सेवा का काम किया। और समाज सेवा का काम इस रूप में किया कि कभी किसी स्कूल में गए, वहाँ पे बच्चों से बात की, जिस बच्चे की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है तो मैंने फ़ीस जमा कर दी। इसी तरह से मैंने अपना समाज सेवा का काम शुरू किया। तो इसमें किसी संस्था का हाथ है या फिर आप अपने खुद के पैसों से करते हैं? देखिए जो समाज सेवा हो रही है ये तो पूरी तरह से हमारे पैसे से ही हो रही है, इसमें कोई गर्व वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे पास है तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक जब दिव्यांगों के लिए काम कर रहे थे तो हमारे संपर्क में 1998-99 में एक डॉक्टर RR मिश्रा जी आए, जो कि दृक्श्रम नाम की संस्था से के फाउंडर थे। उन्होंने, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनका जो काम करने का शैली थी वो बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष थी और उनको कुछ हैंड्स भी चाहिए थे, तो उस हैंड्स के रूप में मैंने उनको ज्वाइन किया। और वो दृक्श्रम संस्था के बैनर पे मैंने कम से कम अगर 10,000 लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी होगी तो शायद ये कोई मतलब बड़ा बोल नहीं है। और उसमें से मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि करीब 4-5 हज़ार लोग आज भी अपने पैरों पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और जब इस तरह का काम करते रहे, समाज के सामने क्या होता है, जब समाज के सामने आप कुछ दिखाते हैं तब लोग आपसे जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद 2014-15 में कुछ ऐसा चीज़ें सामने आने लगीं कि लोग अपनी ओर से आए कि भाई आप ये काम कर रहे हो, हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बताइए। तो उस तरह से फिर लोग थोड़ा सा जुड़ना शुरू किए। और एक कॉर्पोरेट लेवल पे फंड होता है CSR फंड, तो उस CSR फंड के थ्रू भी हमने काफ़ी सारे काम किए हैं। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट HAL कानपुर के थ्रू हम लोगों ने किया। उसमें करीब 3 महीने की वोकेशनल ट्रेनिंग चली थी। उस वोकेशनल ट्रेनिंग में हम लोगों ने करीब 120 बच्चों को 3 महीने तक अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग दी। और आपको मैं बताऊं, वो ट्रेनिंग और आज उस बैनर और उस ट्रेनिंग का फ़ायदा ले करके करीब 130 लोग आज भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये अपने अंदर एक बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। अभी तक कितने विकलांगों को आप रोजगार दे चुके हैं और क्या क्या रोजगार किस किस क्षेत्र में आपने प्रदान किए हैं विकलांगों के भले के लिए? देखिए, मैंने कभी किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं। मैंने उनके अंदर ये पूछा, मैंने कहा आप किस तरह का काम कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी अगर किसी पे कोई चीज़ थोपते हैं तो वो उसके अगेंस्ट चली जाती है। हम तो समाज सेवा करने जा रहे हैं, आदमी कहेगा इनका अपना स्वार्थ है। तो मैंने तो देखा कि जिसका जो काम कर रहा था उसी काम में उसको हेल्प करा तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे बहुत पुराने की ज़माने की बात कर रहे हैं, जब हमने ये ट्रेनिंग शुरू की तो रेडियो TV का बड़ा फैशन होता था। तो मैंने बताऊँ, एक
VRC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, वहाँ पे रेडियो टीवी ट्रेनिंग का कोर्स चलता था। उस ट्रेनिंग कोर्स को मैंने अडॉप्ट किया। उस समय 3,000 रुपये 1 साल की फ़ीस का चार्जेस हुआ करता था। तो मैंने एक बच्चे को दिया, फिर 2 बच्चे को दिया, फिर 2-3 बच्चे और बोले मेरे को भी करना है। तो उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने किसी तरह से उनको मैनेज किया। तो साल भर की ट्रेनिंग में 15,000 रुपये तो स्टार्ट किया मैंने रेडियो टीवी की ट्रेनिंग दे करके। फिर मैंने अगरबत्ती धूपबत्ती के काम की ट्रेनिंग किया। लेडीज़ के लिए मैं आपको गिनती नहीं है कि VRC जैसी संस्था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वोकेशनल ट्रेनिंग देती है, उसके थ्रू मतलब जब फ़ोन हमारे पास आ जाए कि हमारे पास 4 महिलाएं हैं, 4 लड़कियां हैं, उनको सिलाई मशीन देनी है, इस तरह से सिलाई मशीन देनी है, तो मैंने कभी ना नहीं किया। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बस ये मैंने ज़रूर देखा कि जिसको मैं दे रहा हूँ उसके घर में जाता था, घर में देखता था कि वो उस नीड के काबिल है कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं मैं तो अपनी ओर से समाज सेवा कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ और आगे जा कर के वो ठंडे बक्से में चली जाए। तो उस चीज़ का मेरे को गर्व है कि आज भी करीब करीब 25-30 महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी बहुत अच्छे लेवल पे अपना काम कर रही हैं। तो मैंने इस तरह से सिलाई मशीन को लोगों को दिया। उस सिलाई मशीन के काम में लेडीज़ और लड़कियां काफ़ी थीं। इसी तरह से टेडी बियर का काम अभी मैंने 2-3 साल पहले किया। उसमें मैंने करीब आपको बताएं कि 4,000 टेडी बियर्स बनवाए, अच्छा, सॉफ्ट टॉयज़। उसके लिए करीब 27 हैंडीकैप बच्चों को ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग देने के बाद जितने भी वो टॉयज़ बने, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में 10% अपनी संस्था में रखा, बाकी उनको दे दिया कि अब आप इसको जितने रुपए में भी बेचना चाहें बेचें, वो आपकी अपनी इनकम है। सुनील जी, एक सवाल ये है कि क्या इसमें जो संस्था जुड़ी है आपकी, इसमें क्या विकलांग ही हैं या अन्य पर्सन भी जुड़ सकते हैं? नहीं जी, हमारे संस्था में पूरी तरह से विकलांग लोग हैं। विकलांग लोग के लिए। हाँ, और उन्हीं के लिए मैंने किसी प्रकार का चार्जेस, किसी प्रकार का किसी प्रकार का शुल्क चार्ज नहीं है। कोई शुल्क नहीं है। कभी कभी हमको, जैसे मैंने बताया VRC से मैं जुड़ा हूँ, तो कभी कभी अगर उनके पास कोई स्कीम आती है तो जो ये ट्रेनिंग के कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो इसमें कभी कभी स्टाइपेंड मिलता है। तो शिक्षा को भी आप वो देते हैं, शिक्षित करते हैं विकलांगों को जो पढ़ना चाह रहा हो? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हर साल करीब 10 से 12 लोगों को मैं अपनी ओर से एजुकेशन करा रहा हूँ। अलग अलग जगह पे स्कूल में, जैसे कहीं पता चल जाता है कोई ये हैंडीकैप बच्चा है, उसकी फ़ीस जमा नहीं हो रही है, उसको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो उस लेवल पे भी मैं जाके उनको हेल्प करता हूँ। अच्छा जी। और कुछ अपने संस्था के बारे में बताना चाहें आप? संस्था हमारी, देखिए हम लोग अपने लेवल पे जो काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर काम में मैंने एक चीज़ देखी कि जब तक आप अपनी ओर से कदम नहीं उठाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आप, तो धीरे धीरे कई लोग जुड़ते जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि कितने लोग अभी आपके संस्था में आपका सहयोग करने के लिए जुड़ चुके हैं? देखिए ऐसा है ना, जो आपने ये जो क्वेश्चन करा है, ये ये तन मन धन 3 कहा जाता है। हाँ। तो किस चीज़ से, किस प्रकार से आपसे लोग जुड़े हैं कि कोई लोग आ रहे हैं कि सुनील जी हम आपके साथ कार्य करना चाहते हैं, हमको मैं पैसे देकर कार्य करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से कोई जुड़े हैं? देखिए रेगुलर वे में तो आज तक 2-4 लोग ही जुड़े हैं। अच्छा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी का किसी ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट होता है, किसी का कोई अपना कोई चल रहा होता है, उन्होंने कहा नहीं हम इस चीज़ को विकलांगों के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर हम ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज करा लेते हैं उन्हीं के हिसाब से। अच्छा। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि संख्या बल जरूर नहीं है हमारे पास परमानेंट लेवल पे, लेकिन अलग अलग लोगों को हमेशा समय समय पे उनकी ज़रूरत के हिसाब से, या जो हमको दाता हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमने ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया है। क्या कानपुर में ही ये है जो आपकी संस्था है कि अन्य शहरों में भी अब आप आगे बढ़ेंगे? देखिए शुरुआत जब हुई थी संस्था की तो अंबेडकर नगर से शुरुआत हुई थी, अच्छा, जो अयोध्या जी के पास है ना। हाँ। वहाँ से शुरुआत की थी। वहाँ के बाद हम लोग फिर फतेहपुर आए। फतेहपुर इस रूप में आए क्योंकि वहाँ पे आंवले की बेल्ट है। आंवले पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, मतलब छोटा मोटा काम नहीं किया, मान के चलिए करीब 60-70 लोगों को वहाँ पे जोड़ा। और आज भी करीब 15-20 लोग हमारे से आज भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बात 20 साल पुरानी हो गई तो इतना लंबा गैप है, लेकिन आज भी 10-15 लोग जो जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे आंवला में, आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, आंवले का अचार है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। कानपुर में हम लोगों ने बहुत सारा इस तरह से भी काम किया है
कि लेडीज़ को और जो हैंडीकैप हमारे चल फिर नहीं सकते हैं तो उनको जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो आम का अचार, तो उनको आम खरीदवा के दे दिया, उसी को अचार बनाया उन्होंने, उसी से थोड़े बहुत मसाले बनाए, तो उसकी रीपैकिंग और अचार को बना करके बेचने का काम भी दृक्षम के बैनर पे हुआ है। क्या क्या पुरस्कार आपको मिले हैं? मतलब ये जो आपने इतना बड़ा ये जो समाज सेवा का एक कह लीजिए ये कार्य किया, सरकार की तरफ से आपको क्या पुरस्कार दिया गया है इसके बारे में? देखिए, सरकार की ओर से हमको इस कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार ये होता है कि आपसे जो लोग जुड़े हैं वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं जिस पेशे से जुड़ा हूँ बीमे के LIC एजेंट के रूप में, तो प्रोफेशनल रूप में एक उत्तर प्रदेश सरकार का 2020 में हमको एक अवार्ड मिला था। ये अवार्ड आप देख सकते हैं, अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, तो ये 2020 का अवार्ड हमको मिला है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमको अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड में पूरी तरह से जो हमारा डाटा गया था वो डाटा हमारे पेशे से, काम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको लेकर के गया था, क्योंकि ये बेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है और हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो LIC से है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेडिक्लेम, जो मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आखिरी सवाल ये है कि आगे भविष्य में क्या सोचा है आपने? अब क्या आगे करने के लिए से एक प्लानिंग होती है, लोग सोचते हैं कि अब आगे ये इस स्तर तक ले जाना है, तो आपने क्या सोचा है? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि दिव्यांग लोग घर से निकलें, समाज को पहचानें और समाज भी दिव्यांगों को पहचाने। जी, हम आप सब के चैनल के माध्यम से आज दिव्यांगों के बीच में ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपनी मजबूती अपने आप बनानी है। बिल्कुल। जब तक हम अपने में मजबूत नहीं होंगे, हम किसी भी तरह से अपने को सक्षम नहीं पाते हैं। और मैंने लास्ट ईयर एक चलो जीते हम अभियान स्टार्ट किया था, उसमें मैंने लेह लद्दाख तक की एक यात्रा निकाली थी। वो इसी रूप में निकाली थी कि दिव्यांग लोग अपने को पहचाने, देखें कि किस रूप में कौन सा दिव्यांग कहाँ पे क्या काम कर रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर लें, बहुत अच्छी तरह से समझ लें सभी दिव्यांग लोग, इंक्लूडिंग मैं भी, कि खुद जगह सवेरा होता है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि दिव्यांग भी अलग अलग प्रकार के, कोई पैरों से असमर्थ है, कोई हाथों से असमर्थ है, तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग। जी, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपने को सक्षम बनाना है, हमें अपने को समाज के सामने प्रदर्शित करना है। मैं आपको सिर्फ एक लास्ट में बताऊं, क्योंकि मैं जिस बीमा लाइन में हूं, फाइनेंस सेक्टर का बिजनेस करना एक बहुत कठिन काम है, और वो भी एक दिव्यांग होते हुए। लेकिन मैं आज 30-32 साल में इस मुकाम पे आया हूं, तो मान के चलिए कि ये काम एक ऐसा काम है कि किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत कठिन होता है। तो जब पैसा कोई कस्टमर आपको देता है तो ये मान के चलिए पूरी तरह से उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है। तो यही ट्रस्ट हमें सभी दिव्यांगों को अपने कार्य क्षेत्र में बनाना है, तभी जा कर के एक नई सुबह हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे सुनील मंगल, इनको आपने इतनी आराम से सुना, जो हजारों दिव्यांगों का सहारा बने और आगे भविष्य में भी बनते रहेंगे, ताकि दिव्यांगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के लिए देखते रहिए मेरे साथ DT न्यूज़ कानपुर।